नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर योगी के अयोध्या में मस्जिद उद्घाटन में नहीं जाने के बयान पर राजनीति अब गर्म हो गई है, जिस पर सपा ने कहा है कि यूपी की जनता से माफ़ी मांगे योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ आपको दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे कि कांग्रेस ने पीएम मोदी से पूछा कि चीन के साथ क्या है पीएम मोदी का रिश्ता और आखिरकार इतने विनम्र पीएम मोदी चीन के खिलाफ क्यों हैं। लाल आंख दिखाने की बात हुई थी, जो वादा हुआ था उसका क्या हुआ। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि भारत सरकार मजदूरों से कर रहा है धोखा, मांगों की अनदेखी। 9 अगस्त को रेल बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, ये इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि चीन के खिलाफ लड़ने में पीएम मोदी इस वक्त फेल नजर आ रहे हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। योगी के अयोध्या में मस्जिद उद्घाटन में नहीं जाने के बयान पर राजनीति गरम। सपा बोली यूपी की जनता से माफी मांगे मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, अयोध्या में मंदिर निर्माण से पहले भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद सीएम योगी के एक बयान पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी को अपने उस बयान के लिए माफी मांगने को कहा है, जिसमें उन्होंने अयोध्या में मस्जिद के उद्घाटन में शामिल न होने की बात कही थी। दरअसल भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद सीएम योगी से सवाल किया गया कि विरोधी कह रहे हैं कि राम मंदिर निर्माण से पहले भूमि पूजन कार्यक्रम में सभी धर्म के लोगों को बुलाया गया और लोग आए भी, लेकिन अयोध्या में जब मस्जिद का निर्माण होगा तो कहा जा रहा है कि आप वहां नहीं जाएंगे। इस पर सीएम योगी ने कहा था कि मैं अपना काम धर्म और कर्तव्य के साथ करता हूं, ना मुझे वहां कोई बुलाएगा और ना ही मैं जाऊंगा। उनके इस बयान को लेकर ही समाजवादी पार्टी ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पवन पांडे का कहना है कि सीएम योगी ने ऐसा कहकर मुख्यमंत्री पद की शपथ के दौरान खाई गई कसमों को तोड़ा है। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ हिंदुओं के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वह पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, सूबे की समस्त जनता के सीएम हैं। उनकी इस तरह की भाषा अपमानजनक है, उन्हें लोगों से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने पीएम मोदी से पूछा चीन के साथ क्या रिश्ता, इतने विनम्र क्यों। जी हां दोस्तों, लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार हमला करने वाली कांग्रेस कल गुरुवार को अतिक्रमण को लेकर रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर से हटाए गए दस्तावेज के बाद फिर से आक्रामक हो गई है। कांग्रेस ने कहा कि जब हम सवाल पूछते हैं तो वे हमें लाल आंखें दिखाते हैं। पूरी दुनिया ने कल देखा कि चीनी अतिक्रमण वाले दस्तावेज कैसे हटा दिए गए। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चीनी घुसपैठ को लेकर क्लीन चिट दिया और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि कल गुरुवार को चीनी अतिक्रमण वाले दस्तावेज हटा लिए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री या तो इस मुद्दे पर चुप रहते हैं या देश को गुमराह करते हैं। चीन को यह कहते हुए क्लीन चिट देते हैं कि हमारे क्षेत्र में किसी ने घुसपैठ नहीं की। इतना ही नहीं, एक दस्तावेज जो चीनी घुसपैठ के बारे में बात करता है उसे रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से हटा दिया जाता है। पीएम केयर्स पर बोलते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि चीनी कंपनियों द्वारा अपारदर्शी पीएम केयर्स फंड में योगदान देने के बारे में पूछे गए सवालों पर हमने प्रधानमंत्री की जोरदार चुप्पी भी देखी है। प्रधानमंत्री मोदी पीएम केयर्स पर भी चुप हैं, जिसमें चीनी कंपनियां भी दान कर रही हैं, लेकिन जब हम सवाल पूछते हैं तो वे हमें लाल आंखें दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और उनके सहयोगियों द्वारा चीन के सामने आत्मसमर्पण पर सवाल उठाने वालों को डराने के लिए चुप कराने के प्रयासों से देश हैरान है। मोदी जी, हम आपको केवल आपके राजधर्म की याद दिला रहे हैं। आपका राजधर्म भारत के क्षेत्र और लोगों की रक्षा करना है। करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत सरकार मजदूरों से कर रहा धोखा, मांगों की अनदेखी। 9 अगस्त को रेल बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार लगातार देश भर के मजदूरों, जिसमें रेल कर्मचारी भी शामिल हैं, के साथ धोखा वादा खिलाफी करती आ रही है। सरकार पूंजीपति हितैषी नीतियों को बढ़ावा दे रही है और वह लगातार रेलवे में निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिसके खिलाफ रेलवे सहित तमाम देश भर के लाखों श्रमिक आगामी 9 अगस्त रविवार को एक दिनी आंदोलन करने जा रहे हैं। इसी क्रम में रेलवे में भी रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए 8 अगस्त शनिवार को शाम 4 बजे वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के महामंत्री मुकेश गालब WCRU के फेसबुक पर लाइव रहेंगे। इस दौरान रेल कर्मचारी उनसे अपने विचारों के संबंध में सवाल जवाब कर सकेंगे। यह है रेलवे सहित तमाम मजदूरों की मांग।
रेलवे उत्पादन इकाइयों के निगमीकरण के लिए कदम उठाने और 109 रेलवे मार्गों को निजी क्षेत्र को सौंपने और रेलवे स्टेशनों के निजीकरण के लिए नई पेंशन योजना को स्क्रैप करें और सरकार के कर्मचारियों के लिए 2004 के पूर्व पेंशन योजना को बहाल करें। डीए और डीआर को जमा करने वाले आदेश को वापस लें, जो क्रमशः सरकारी कर्मचारियों और रिटायरियों के लिए देय है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सेवाओं के निजीकरण को रद्द करने के लिए, जिनमें राज्य परिवहन, एलआईसी, बैंक, बीमा, कोयला, बीपीसीएल, एयर इंडिया, हवाई अड्डे, दूरसंचार, बंदरगाह और डॉक और नगरपालिका सेवाएं आदि शामिल हैं। उदाहरण के लिए पीएसयू को खेल के स्तर की अनुमति दें, बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम के संचालन की अनुमति, उन प्रवासी श्रमिकों के आश्रितों को पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति करना जिन्होंने 25 मार्च 2020 की 12 मध्यरात्रि से अचानक बंद होने के कारण अपनी जान गंवा दी। अगले 6 महीनों के लिए सभी गैर आयकर देने वाले लोगों को मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए, चाहे वे किसी भी राशन कार्ड को धारण करें। प्रत्येक गैर आय का भुगतान करने वाले व्यक्ति को अगले 6 महीनों के लिए 7500 रुपये प्रति माह और 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों की जीवन यापन की लागत से जुड़ी की पेंशन। पूरे भारत में वैध अपने आधार कार्ड नंबर वाले सभी श्रमिकों को स्मार्ट आईडी कार्ड जारी करना, जो सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए उपयोगी होना चाहिए। 100 करोड़ रुपए का कोष प्रदान करने के लिए अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 के प्रावधानों के तहत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने के उद्देश्य से एक परिक्रामी वार्षिक 41 आयुध कारखानों को निगम में परिवर्तित करने के लिए सरकार के प्रस्तावित कदम को वापस लेने के लिए और फिर उसी का निजीकरण करने के लिए और इन वर्कशॉप को निजी क्षेत्र को सौंपकर सेना के बेस वर्कशॉप को गोको मॉडल में बदलना। सभी श्रम कानूनों के संहिताकरण के माध्यम से किसी भी श्रम कानून में संशोधन को 4 संहिताओं में शामिल करना और भारतीय श्रम सम्मेलन को तत्काल बुलाना। कई राज्यों में श्रम कानूनों के परिवर्तन और निलंबित संचालन के सभी अध्यादेशों और कार्यकारी आदेशों को स्क्रैप करें। स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्रों में निवेश और विस्तार करना। ऑनलाइन शिक्षा शुरू करने और लॉकडाउन स्थितियों के दौरान परीक्षा आयोजित करने के लिए स्क्रैप योजना। आवश्यक वस्तु अधिनियम के संशोधन सहित कृषि पर सभी 3 अध्यादेशों को स्क्रैप करें। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि, प्रति वर्ष 200 दिनों के लिए नौकरी आवंटित में वृद्धि करना और शहरी क्षेत्रों के लिए समान योजना का विस्तार करना भी युद्ध स्तर पर बेरोजगारी के मुद्दे का समाधान करना है। दैनिक वेतन रुपए में से बढ़ाया जाना चाहिए। आपराधिक अभियोजन का उपयोग करके विलफुल डिफॉल्टरों से ऋण की वसूली के लिए ड्राइव लॉन्च करना। धन कर को बहाल करना। करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र सरकार की पहल, गूगल की सहायता से दी जाएंगी 2.3 करोड़ छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है। ऐसे में बच्चों के पास ऑनलाइन क्लासेस करवाना ही एकमात्र विकल्प उपलब्ध है। इसी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने गूगल कंपनी के साथ बड़ा करार किया है। महाराष्ट्र सरकार छात्र छात्राओं के नए शैक्षणिक सत्र की ऑनलाइन कक्षाएं करवाने के लिए ये करार किया गया है। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स और टीचर्स को गूगल क्लासरूम और जी सूट का एक्सेस मिलेगा, जिससे रिमोट लर्निंग को सपोर्ट करने में सहायता मिलेगी। गूगल के विभिन्न इंटरनेट टूल्स की मदद से ऑनलाइन के आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार एवं गूगल के सहयोग से इसके जरिए राज्य के 2.3 करोड़ छात्र छात्राओं लाभान्वित होंगे। राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स टीचर को वर्चुअल क्लासरूम एवं रिपोर्ट लर्निंग के लिए गूगल फॉर एजुकेशन के अंतर्गत गूगल क्लासरूम और जी सूट का एक्सेस दिया जाएगा। इस टूल से इंटरेक्टिव सेशन हो सकेंगे, साथ ही टीचर्स को अध्याय समझाने में मदद मिलेगी। इससे शिक्षक अपने घर से ही विभिन्न विषयों के अध्याय क्लास की तरह समझा पाएंगे, तो वहीं दूसरी ओर छात्र छात्राएं घर बैठे ही शिक्षकों से प्रश्न पूछ सकेंगे और टीचर से डायरेक्ट सवाल पूछ सकेंगे। टीचर होमवर्क अपलोड करेंगे और टीचर्स उन्हें ऑनलाइन ही चेक कर सकेंगे। 2.3 करोड़ छात्र छात्राओं को मिलेगी ऑनलाइन शिक्षा। बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के स्कूल में शिक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन में तकनीकी समस्याएं आ रही थी। इसी समस्या से निजात पाने के लिए गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस योजना की शुरुआत की। गूगल और महाराष्ट्र सरकार के बीच हुए करार के अंतर्गत राज्य के 1.9 लाख स्कूल आएंगे। इनमें सरकारी, निजी, एडेड और अनएडेड सभी स्कूल शामिल हैं। इन 1.9 लाख स्कूलों में 2.3 करोड़ छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अभी उनका इलाज डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। मेदांता के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि मुलायम सिंह को पेट दर्द की शिकायत पर गुरुवार रात अस्पताल लाया गया था। उनकी कोरोना जाँच भी की
की गई, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। डॉक्टर कपूर का कहना है कि सपा संरक्षक का इलाज डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा है। उनका अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट किया गया है। पेट दर्द कम हुआ है और हालत स्थिर है। उन्होंने कहा कि सभी रिपोर्टों के मूल्यांकन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ज्ञात हो कि मुलायम सिंह यादव माह भर में पहले ही मेदांता में भर्ती हुए थे। उस वक्त आंत में समस्या थी। डॉक्टर कपूर के मुताबिक मुलायम सिंह को यूरिनल इन्फेक्शन की भी शिकायत है। उनका कोरोना टेस्ट कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मुलायम सिंह यादव को इससे पहले भी अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। उनके पेट में लगातार तकलीफ बनी हुई है। इससे पहले उन्हें पेट में सूजन और दर्द होने पर मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। जांच में पाया गया कि बड़ी आंत में समस्या है। कोलोनोस्कोपी करके आंत की सफाई की गई थी। इसके बाद सेहत में सुधार होने पर डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी थी। करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश पर बरसे तेजस्वी, कहा कोरोना जांच के नाम पर सरकार कर रही लोगों के जीवन से खिलवाड़। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर नीतीश सरकार पर हमलावर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सरकार पर अटैक किया है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि विपक्ष के दबाव में जांच की संख्या बढ़ाने के फेर में सरकार लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने गुरुवार को ट्विटर पर 2 कथित जांच रिपोर्ट अपलोड करते हुए आरोप लगाया है कि एक ही जांच केंद्र पर एक ही व्यक्ति की एक ही दिन में 2 रिपोर्ट दी गई। एक रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव और दूसरी में नेगेटिव दिखाया गया है। महामारी हादसा से लोग मर रहे, सरकार को चिंता नहीं। इससे पहले तेजस्वी प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि महामारी, दुर्घटना और प्राकृतिक आपदा से लोग रोज मर रहे हैं और सरकार कोई सुधि नहीं ले रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विगत 5 दिनों में बिहार में कोरोना से कई मौतें हो चुकी हैं और हजारों नए मरीज मिले हैं, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में स्वास्थ्य सेवाएं बीमार, 1 दर्जन मंत्री विधायक कोरोना पॉजिटिव, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं स्वयं बुरी तरह बीमार हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि सत्तारूढ़ दल के ही 1 दर्जन मंत्री व विधायक कोविड-19 की चपेट में हैं। एक कैबिनेट मंत्री की दुखद मृत्यु हो चुकी है। उन्होंने सवाल किया कि भाजपा सरकार ने 3.5 वर्ष में कौन सी मेडिकल सुविधाएं विकसित की है। मुख्यमंत्री और उनकी टीम के अफसर बताएं कि भाजपा सरकार के किन मेडिकल कॉलेजों में कोविड-19 का इलाज हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना संक्रमण पर अंकुश नहीं लग पाने से लोगों में भय व्याप्त है। वे मनोवैज्ञानिक रूप से हताशा का शिकार हो रहे हैं। लगातार 5 महीनों से तमाम प्रतिबंधों में रहते हुए सैकड़ों लोग आत्महत्या करने को मजबूर हुए हैं। बच्चों के स्कूल कॉलेज भी बंद चल रहे हैं। भाजपा सरकार के तमाम दिशा निर्देशों का पालन में धीरे धीरे घटता जा रहा है। अस्पतालों में मरीजों को ओपीडी में इलाज मिलना मुश्किल हो गया है। गंभीर मरीज भी इलाज के लिए घंटों तड़पते रहते हैं। कोरोना जांच की व्यवस्था भी चरमराई हुई है। उन्होंने कहा कि भूख प्यास के साथ ही उपचार व स्वच्छता के अभाव में से कोविड-19 की व्यवस्था मरीजों को और ज्यादा बीमार कर रही है। कोरोना वॉरियर भी अपेक्षा का शिकार। सपा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स भी अब सरकारी उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। जब उन्हें ही घटिया खाना दिया जाएगा, सही इलाज व देखरेख नहीं होगी तो उनका मनोबल घटना तय है। गोरखपुर में स्वास्थ्य कर्मियों को भोजन नहीं मिलने और बरेली में सैनिटाइजर खरीद में भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं। बदायूं में क्वारंटीन सेंटर पर मरीज भूख से तड़प रहे हैं। कानपुर में संक्रमित लोगों की तादाद बढ़ी है, परंतु प्रशासन निष्क्रिय है। फतेहपुर में 4 पाई पर एम्बुलेंस सेवा का दर्दनाक दृश्य दिखा है। लखनऊ के तेलीबाग क्षेत्रवासी एक आयुष डॉक्टर की कोरोना से मौत के 17 घंटे बाद भी शव वाहन नहीं मिला। केसरी खेड़ा के विक्रम नगर निवासी 36 साल के युवक की मदद की गुहार के 24 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची। राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, बोले कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 20 लाख पार, गायब है मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक बार फिर केंद्र पर हमला किया। दरअसल कोरोना संक्रमण के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत दुनिया में तीसरा देश बन गया। भारत ने कोरोना वायरस के 2 मिलियन से अधिक मामले रिपोर्ट किए गए। भारत इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका के पीछे है, जो लगभग 5 मिलियन मामलों के साथ कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देश है और इसके बाद 2.8 मिलियन से अधिक मामलों के साथ ब्राजील है। गांधी ने ट्वीट किया, 20 लाख का आंकड़ा पार, गायब है मोदी सरकार। उन्होंने 17 जुलाई से अपने इस ट्वीट को भी जोड़ा, जिसमें उन्होंने कोरोना संक्रमितों का 1 लाख का आंकड़ा पार होने पर ट्वीट किया था। बता दें कि गुरुवार को 62,088 नए कोरोना केसों से देश भर में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 20,22,730 हो गई। कोरोना का डबलिंग रेट अब देश में 22.7 दिन है। यह अमेरिका और ब्राजील के डबलिंग रेट से कई गुना ज्यादा है। अगर कोरोना की रफ्तार ऐसी ही रही तो भारत इस तालिका में नंबर 1 पर पहुंच जाएगा, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। दरअसल डबलिंग रेट से मतलब है कि कितने दिन में कोरोना के मामले दोगुने हो रहे हैं। अगर देश में कोरोना के मामले अब तक के दर से बढ़ते हैं तो विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 1 मिलियन यानी
10 लाख केस में सिर्फ 2 सप्ताह से अधिक का समय लग सकता है, यानी अगले 2 सप्ताह बाद भारत में कोरोना वायरस के मामले 30 लाख पार कर जाएंगे। बता दें कि अमेरिका में फिलहाल कोरोना वायरस के 4,49,508 केस और ब्राज़ील में 28,73,304 केस हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। पतंजलि आयुर्वेद पर मद्रास हाईकोर्ट ने लगाया 10 लाख का फाइन, कहा जनता में कोरोना के डर का फायदा उठा रही कंपनी। जी हां दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव ने कंपनी पतंजलि की ओर से कोरोनिल ब्रांड का इस्तेमाल किए जाने पर मद्रास हाईकोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कोरोनिल शब्द का इस्तेमाल बंद करने का आदेश भी दिया है। दरअसल पतंजलि आयुर्वेद ने पिछले दिनों कोरोना की दवा लॉन्च करने का दावा किया था, जिसका नाम कोरोनिल था, लेकिन सरकार से इसे मंजूरी नहीं मिली और अब पतंजलि अपने इम्यूनिटी बूस्टर उत्पादों को इसी नाम से बेच रही है। चेन्नई स्थित कंपनी अर्दुरा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि पतंजलि को अपने उत्पाद बेचने से पहले ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्री में जाकर देखना चाहिए कि यह ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है या नहीं। पिछले महीने चेन्नई की कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उसने कोरोनिल 92B नाम से ट्रेडमार्क 2027 तक के लिए रजिस्टर्ड करा रखा है। कंपनी ने जून 1993 में यह ट्रेडमार्क लिया था। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस CV कार्तिकेयन ने कहा, बचाव पक्ष ने खुद इस कानूनी प्रक्रिया को मोल लेने का काम किया है। वह आसानी से चेक कर सकती थी कि कोरोनिल एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। जस्टिस कार्तिकेयन ने कहा कि पतंजलि को यह समझना चाहिए कि व्यापार में कोई समानता जैसी चीज नहीं होती। यदि उन्होंने यह चेक नहीं किया कि इस नाम से पहले ही कोई ट्रेडमार्क है तो यह उनकी गलती है। पतंजलि की ओर से कोर्ट में जानकारी ना होने का तर्क नहीं दिया जा सकता। मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए यह कहा कि लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण के डर का पतंजलि फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने कहा, आम लोगों में डर का फायदा उठाते हुए पतंजलि कोरोना वायरस की दवा की बात कर रही है। कोर्ट ने कहा कि पतंजलि की ओर से बेची जा रही कोरोनिल दवा सिर्फ खांसी, सर्दी और बुखार के लिए कारगर है। ऐसे में इस मुश्किल समय में गुमनाम होकर काम करने वाले संगठनों को पतंजलि की ओर से जुर्माना दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को आदेश दिया है कि वह चेन्नई स्थित अदयार कैंसर इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट योग एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को 5-5 लाख रुपए अदा करे। करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश उपचुनाव, भाजपा में सन्नाटा, कांग्रेस ने बढ़ाई सक्रियता। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा तथा प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत के कोरोना की चपेट में आने के बाद भाजपाई खेमे में सन्नाटा है। 27 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तैयारी भी लगभग ठप्प है। अधिकांश नेता क्वारंटाइन में हैं या कोरोना की खौफ की वजह से घरों में बैठ गए हैं। इसके विपरीत राजनीतिक गतिविधियों में पिछड़ती दिख रही कांग्रेस अचानक सक्रिय दिखाई पड़ने लगी है। प्रत्याशियों के चयन के लिए कमलनाथ पहले ही सर्वे करा चुके हैं। अब जीतने की क्षमता वाले नेता तय करने के लिए सर्वे के आधार पर नेताओं से बातचीत शुरू हो गई है। मैदान में किन मुद्दों को लेकर उतरना है, इस दिशा में मंथन शुरू हुआ है। कुछ नेताओं ने मैदान में मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस ने सांवेर में पहले हर हर महादेव, घर घर महादेव अभियान चलाया था। अब 25 विधानसभा सीटों के लिए हर हर गंगे, घर घर गंगे अभियान शुरू किया गया है। इसे शुद्ध के खिलाफ युद्ध अभियान कहा गया है। साफ है कि कमलनाथ की कोशिश भाजपा को राम मंदिर सहित अन्य धार्मिक और हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों का लाभ न उठाने देने की है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है तो भाजपा को खुश होना चाहिए। भाजपा को इसका तात्कालिक लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि वह इस मुद्दे को लेकर संघर्ष करती रही है। पर उपचुनावों में उम्मीद की किरण कांग्रेस खासकर कमलनाथ को दिखाई पड़ रही है। यही वजह है कि राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर जितने राममय और भगवाधारी कमलनाथ दिखाई पड़े, उतना भाजपा का कोई अन्य नेता नहीं। उन्होंने तय किया है कि भाजपा के जवाब में कांग्रेस गाय, राम मंदिर, गंगा जल एवं राम वन गमन पथ जैसे मुद्दों को लेकर ही उपचुनाव लड़ेगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।